निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। यानी कि दोस्तों बच्चा जो है वो प्राथमिक स्तर का है और आप टीचर जो है वो प्राथमिक स्तर के ही हैं, तो आप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें क्या होनी चाहिए, क्या विशेषता आप में होनी चाहिए। निशु गुड आफ्टरनून डियर, सबको गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो पहला होगा धैर्य और दृढ़ता, दूसरा होगा शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़, देखो अति मानक तो नहीं पढ़ा सकते क्योंकि बच्चा छोटा है, पढ़ाने की उत्सुकता। सही आंसर आपका पहला होगा पहले प्रश्न का, धैर्य और दृढ़ता। अब साथियों धैर्य और दृढ़ता ही क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों छोटे बच्चे जो हैं काफी परेशान करते हैं। अच्छा, जब आप लोग इंटर्नशिप पर गए होंगे, चाहे आप लोगों ने बीएड किया चाहे बीटीसी की, नमस्कार नीरज जी, तो जब आप लोग इंटर्नशिप पे गए होंगे तो बच्चे कितने परेशान करते थे आपको कि मैम मुझको मार रहा है, मेरी पेन चुरा लिया उसने, है ना, मेरी कॉपी फाड़ दी, मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे पानी पीने जाना, मतलब तमाम तरीके के वो होते थे। तो ऐसे में जो है ना आपको धैर्य भी होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। अब दूसरा प्रश्न आपका कहता है, ये क्या कहता है दूसरा प्रश्न, कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति दे देता है। प्रतिमा कैसे हैं डियर, वेलकम गुड आफ्टरनून। चलिएगा, है ना, वो कहीं भी बैठने की जो है अनुमति दे देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन वो करते हैं। होता है ना कि कभी टीचर ने कहा जहां आपकी मर्जी करे वहां बैठ जाओ, तो कुछ बच्चे क्या कर लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं, उसमें साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, और कुछ विद्यार्थी जो है ना अलग जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं, अपने आप इकल्ले पढ़ते रहते हैं अकेले। ठीक है, तो लेकिन एक पिताजी आए, ठीक है, किसी के अभिभावक आए, उनको यार ये क्या चल रहा है स्कूल में, ऐसे कैसे पढ़ाई होगी, उसका पारा हाई हो गया। तो आप बताइएगा उस पारे से निपटने के लिए कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। चलिए बताइए, अभिभावक यानी कि जो अभिभावक के दिमाग में चीजें आ रही हैं तो वो आपको देखनी है। अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें। अच्छा, पहला गलत आपका। दूसरा रहेगा, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा। बिल्कुल सटीक आंसर यही रहेगा, बाकी ऑप्शन में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जी मैं भी एकदम से बढ़िया हूं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है 3 नंबर प्रश्न कहता है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। वाओ, सुपर्ब क्वेश्चन। ये आपका यूपी टेट में भी चल जाएगा, सी टेट में भी चल जाएगा, आपका एमपी टेट में भी चल जाएगा और ये आपका सुपर टेट में भी चल जाएगा। तो वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो एज होती है वो 7 से 11 वर्ष के बीच में होती है ना, सबको पता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न संख्या 4 नंबर, मन का मानचित्रण संबंधित है, बताइएगा। मन का मानचित्रण संबंधित है, किससे संबंधित है? साहसिक कार्यों की योजना से, मन का चित्र बनाने से, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, बोध यानी कि समझ बढ़ाने की तकनीक से। ठीक है, चलिएगा प्रश्न संख्या 4 का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा तीसरा वाला, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से या मन का चित्रण बनाने से। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों कुछ लोग कहेंगे दूसरा, कुछ लोग कहेंगे तीसरा। ठीक है, तो मैं आपको अभी रफ कर देता हूं, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहता हूं, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहता हूं कि आप लोग इस आंसर में कितना बता रहे हो, क्या क्या बताते हो आप लोग इसका। ठीक है, चलिए दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है, सुपर्ब एंड डुपर्ब। चलिए कमेंट कीजिए जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों, क्या आप लोग इसका आंसर देंगे? मन का मानचित्रण किससे संबंधित है? ओके, चौथे का सी, शाबाश। 4th नंबर का आप लोगों ने क्या बताया है? सी नंबर बताया है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है डियर, सुपर्ब एंड डुपर्ब। चलो ये आपका मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, पेन टिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे स्क्रीन पर कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका।
बताइएगा। नीसू, सुपर, बहुत अच्छे। तो हमने कहा विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर। कहने का तात्पर्य यह है कि क्वेश्चन में सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन सबसे बेस्ट आपको यहां पर देखना है। हाँ जी, सबसे बेस्ट आपको देखना है यहाँ पे। चलो, पहला होगा आपका यहाँ पर महंगी और चमकदार सहायक सामग्रियों का प्रयोग। एक चीज ध्यान रखना, प्राथमिक के टीचर बनोगे आप लोग, कभी भी महंगे सामान बच्चों को नहीं देना है, कभी भी महंगे सामान बच्चों को नहीं देना है। तो पहला ऑप्शन हो जाता है गलत आपका, ठीक है। दूसरा ऑप्शन रहता है आपका सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग, है ना। तीसरा कहता है आपके स्क्रीन पर कि कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, असक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। क्या लगता है अभी आपको? पहला नहीं है आपका, और कौन सा ऑप्शन निकालू उसमें से? चलो मैंने ये वाला भी निकाल दिया, दूसरा वाला। अब दिक्कत ये आएगी कि आपके सामने कि सर दूसरा ऑप्शन लगाएं या फोर्थ ऑप्शन लगाएं, ठीक है। अब आपको इसमें से सेलेक्ट करना है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि चारों ऑप्शन सही होंगे, लेकिन सबसे बेस्ट वाला आपको सेलेक्ट करना होता है ना। लेकिन कक्षा में क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के बच्चे आते हैं, उनका बैकग्राउंड अलग अलग होता है। अच्छा, कुछ बच्चे तो एकदम से समझ में आ जाता है उनको सब चीजें, कुछ बच्चों को 2 बार समझाओगे, जब तक एक कान पे ना लगेगा तब तक समझ में नहीं आता है उनके। तो ऐसे बच्चों के लिए आप लोग क्या करेंगे, विभिन्न पद्धतियों का यूज करेंगे। अभी आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे चयन का सिद्धांत, पढ़ा है कभी आप लोगों ने? चयन का सिद्धांत पढ़ा आप लोगों ने? ये पैडागोजी में आता, सीटेट पैडागोजी में आता है चयन का सिद्धांत। चयन का सिद्धांत ये कहता है कि विभिन्न प्रकार के बच्चों के लिए अपनी शिक्षण पद्धतियों का यूज करना, ठीक है। इसके बाद चलेंगे 6 नंबर की तरफ। साथियों, 6 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का प्रयोग करता है? सृजनात्मकता का प्रयोग करता है, बताइएगा। सृजनात्मकता क्रिएटिविटी को कहा जाता है। विक्रम, वेदिका, ठीक है, और बताइएगा। कोई बात नहीं है, जैसे आप मेधा, हाँ मेधा भी सही बोल रहे हैं। चलिएगा, कौन सा शिक्षार्थियों की सृजनात्मकता का प्रयोग करता है? प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रदर्शन करने का अवसर उपलब्ध कराना। ओके, दूसरा होगा आपका विद्यार्थी, हटो भाई अभी मत करो मैसेज टेलीग्राम पर, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका? 6 नंबर आपको बताइएगा, पढ़ लीजिए आराम से। सिक्स नंबर का आंसर होगा पहला वाला, कि प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने व एवं प्रदर्शन करने का अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है, अवसर उपलब्ध कराना। तो पहला ऑप्शन आपका यहां पे हो जाता है। उसके पश्चात चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। देखो पहले क्या था ना, पहले दबदबा जितने भी एग्जाम होते थे आपके सीटेट एमपीटेट वगैरह के, तो पहले शुरू में इन्होंने जो जिन प्याजे चचा हैं इनको सबसे ऊपर रखा कि भाई तुम ही आगे चलोगे। लेकिन अब प्याजे चचा को साइड में रखकर ये थांडाइक जी को आगे लेकर आते हैं। तो अभी जो है दोस्तों आप लोगों को ज्यादा फोकस थांडाइट पे करना है। प्याजे को तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन थांडाइट को भी आप लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो प्याजे की बात करेंगे 7 नंबर में। आप लोग आंसर लगाएंगे यहां पर, देखो अमूर्त रूप से संकल्पना कर रहा है तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, और जो इसकी एज होती है वो 11 से 15 वर्ष तक चलती है। कभी कभी दोस्तों ऑप्शन में आपको 11 टू अबव दिया जाता है। श्वेता, गुड आफ्टरनून डियर। सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि कक्षा में अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। अच्छा साहब। दूसरा होगा, हाँ बिल्कुल सही बोले मेधा, शिक्षण विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रतिक्रिया को यानी कि उस पर प्रतिक्रिया को सुगम बनाए। तो यही वाला ऑप्शन आपका सटीक हो जाता है 8 नंबर का, ठीक है। यानी कि जो वास्तविक दुनिया है ना उसके एग्जाम्पल लिए जाएंगे तो ज्यादा ही बेटर रहेगा।
बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? बताइएगा, कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? ओके, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया होती है। अच्छा दोस्तों, कुछ लोग इस वाले को कह सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन में 9 नंबर में तीसरा ऑप्शन लगा दो, लेकिन तीसरा ऑप्शन नहीं होगा इसमें। इसमें ऑप्शन होगा 4th नंबर वाला कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र, क्योंकि एकमात्र वर्ड लिखा गया है। अच्छा, ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम लोग केवल शैक्षिक संस्थान में जाकर सीखते हैं भाई, हम लोग समाज से भी सीखते हैं, कहीं पर भी सीख सकते हैं हम लोग। सीखना सार्वभौमिक होता है ना। और अनअधिगम का मतलब ये होता है कि अगर कोई बच्चा चोरी करना नहीं सीख रहा, चोरी न करना भी एक सीखना है, ठीक है ना, यह भी आपका एक सीखना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल और केवल डी नंबर रहता है यहां पर आपका। शाबाश, आपने हमको डांटा तभी मेरे अंदर में कॉन्फिडेंस बढ़ गया, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, चलो बहुत अच्छे। इसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, एक बालक कक्षा 5 में पढ़ता है और वो दृष्टिबाधित बच्चा है, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? पढ़िए 10 नंबर को। देखो, CTET की तैयारी आपको पेडागोजी मेरी जिम्मेदारी है, गणित पेडागोजी भी कराऊंगा और आपको EVS पेडागोजी भी कराऊंगा। बस आप लोग थोड़ा सा शेयर करते रहिएगा, आप लोग थोड़ा शेयर करते रहिएगा वीडियो को, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर जो है बाकी लोगों को नहीं पता है ना, इस टाइम क्लास चलती है, तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ये क्लास उपासना 12:30 बजे से स्टार्ट हुई है, 12:30 से डेली हुआ करेगी आपकी CTET लेवल की। 10 नंबर का आंसर आपका दूसरा होगा कि 7 कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और CD के माध्यम से, यानी कि श्रव्य और दृश्य के माध्यम से सहायता उनको उपलब्ध कराई जानी चाहिए। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? संबंध नहीं है, ये आप लोगों को देखना डियर, संबंध नहीं है। पहला होता है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलने का, और संगीत की आवश्यकता, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। नहीं पूछा, निगेटिव पूछा आपसे, दूसरा ऑप्शन लगा दो आपका, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों के नियमित रूप से बाहर निकलने का, ठीक है। के बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 12 नंबर। वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? यह प्रश्न आपका दोनों में काम आएगा, ठीक है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें काम आएगा ये। सब लोग जानते हैं विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण या कक्षा का वातावरण या पर्यावरण, बात एक ही है, इसका पहला ऑप्शन ही रहेगा। डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी और कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ठीक है। चलो ये देखिएगा, प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहेगा 13 नंबर, रिसीव कर लोगे क्या? ओके 13 नंबर का जो आंसर रहेगा वो आपका रहेगा दूसरा ऑप्शन, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 नंबर कहता है निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चों का लक्ष्य नहीं है? अच्छा, थोड़ा बड़ा प्रश्न है तो हट जाते हैं सामने से ताकि आपको सब कुछ दिखाई देना चाहिए। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्ष्य नहीं है? बुद्धिमान बच्चे का लक्ष्य नहीं है वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, पहला यह हो गया। वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, और फोर्थ रहेगा आपका जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। अच्छा एक बात बताओ, रटना थोड़ी ना हम लोगों को, बताइएगा, रटना थोड़ी ना है ना आपको, तो रटना नहीं है इसमें आप लोगों को। 14 नंबर में आप लोग इसका डी नंबर ही लगा दीजिएगा। ए कुमार, श्वेता, अरविंद तिवारी, मेधा, गलत, हाँ मेधा का भी सही है, शाबाश। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या कहता है 15 नंबर कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जो है वो किसको जाता है? इसका श्रेय किसको जाता है?
बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? गुड। 15 नंबर प्रश्न इसका आंसर होगा फोर्थ नंबर, प्याजे, प्याजे महोदय। नेक्स्ट 16 नंबर, कृतिका अक्षर घर में ज्यादा बातें नहीं करती लेकिन विद्यालय में काफी बातें करती है। तो ये दर्शाता है कि मतलब घर में तो चुप रहेगी बिल्कुल, लेकिन वो जो ना विद्यालय में करेगी, बातें करेगी बहुत ज्यादा। तो शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है और विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बातें करने का अवसर देता है। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। थर्ड वाला ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट रहेगा कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है ना। चलो आगे चलें। बहुत अच्छे श्वेता, बिल्कुल सही बताया। एक था सूर्या, सुनील। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य का साथ संबंध है? सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र। अब देखो इसमें मीडिया की बात कहां से आ जाती है, बताइएगा। शिक्षा मनोविज्ञान सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। क्या रहेगा? शिक्षा मनोविज्ञान। बात करते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, एंड शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैदा करती है। सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा, दोस्तों सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा जो है, बताइएगा। ओके कोई बात नहीं बेटा। 18 नंबर का तीसरा ऑप्शन आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। तीसरा, विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। इसके बाद चलते हैं शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है, डैश की ओर संकेत करती है। किसकी ओर संकेत करती है वो देखिएगा। देखो प्रश्न आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहे होंगे यहाँ पे, है ना। सारी चीजें स्पष्ट रूप से आपके समक्ष रखी गई हैं। और ऐसे ही दोस्तों आप लोग अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि यूपी टेट के एग्जाम की डेट तो आप लोग जाने ही हैं, जनवरी के लास्ट में बता रहे हैं। मैं तो जनवरी के हाफ मंथ में ही बोल रहा था, लेकिन अब तो लास्ट में जाने की उम्मीद है। 19 का पहला ऑप्शन होगा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद चलेंगे प्रश्न संख्या 20 की तरफ। 20 की तरफ प्रश्न संख्या कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। अब निचली कक्षाएं यानी कि जो छोटी कक्षाएं होती है उनकी हम लोग बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो छोटी कक्षाओं के लिए क्या करोगे भाई आप लोग? शिक्षण पद्धति की बात करेंगे या विकास वृद्धि की बात करेंगे? तो विकास एवं वृद्धि की मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर करेंगे हम लोग यहाँ पर। क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात करूं विकास और वृद्धि की, दोनों जो है आसपास मतलब सेम सेम रहते हैं, लेकिन जो वृद्धि होती है वो थोड़ी सी विकास से अलग होती है, यानी कि एक समय में आकर रुक जाती है, लेकिन विकास आपका बिल्कुल भी नहीं रुकता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। तो ये किससे संबंधित है? 21 नंबर बताइएगा, ये किससे संबंधित है? श्वेता, श्वेता जी देखिएगा, तबीयत तो अभी क्या ना, सबका ये मौसम खराब चल रहा है, सबकी तबीयत डाउन सी चल रही है। दूसरी बात, जब यूपी टेट के लिए हमारे अंदर एक जुनून भरा हुआ था, लेकिन जब से पेपर कैंसिल हुआ तो थोड़ा सा मन जो है ना डाउन हो गया। ये रियलिटी है। हमारी भी क्लासेस जो ना पूरे टाइम टू टाइम नहीं चल पा रही हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ पटरी पर लाने की। ठीक है, कोई नहीं है, आप जल्दी से सही हो जाओगे। सब लोग अपना ध्यान रखो। बिल्कुल रंजना जी, बिल्कुल पूरी तैयारी होगी, सीटेट आपका निकलेगा 100%। ठीक है, तो 21 नंबर का आंसर बता दीजिए आप लोग। पहला होगा
सीखने का प्रभाव का नियम। ठीक है, पहला ऑप्शन रहेगा। और आप लोग कहेंगे कि दूसरा वाला अभिवृत्ति, नहीं डियर, प्रभाव का नियम है आपका। एक सेकंड रुकना। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। तत्परता का नहीं होगा, सादृश्य का नहीं होगा। देखो अभिवृत्ति क्या होता है, ठीक है, हाँ जी, अभिवृत्ति क्या होता है दोस्तों, ये अभिवृत्ति का इसमें नहीं आएगा, क्योंकि प्रभाव का क्यों आएगा, क्योंकि वो पहले उस चीज को कर चुका है, उसका प्रभाव यहां पर पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि पहले का दूसरी स्थिति पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए हम लोग इसका पहला ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन नहीं लगाएंगे आप लोग। ठीक है एकता सूर्या बोले मिस यू यूपीटेट। चलिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है प्रश्न संख्या 22 नंबर डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ठीक है, तो डैश प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। दूसरों के साथ झगड़ना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मक विचार। ठीक है, बिल्कुल जुनून था। सुपर। 22 नंबर प्रश्न आपका, 22 का आंसर भी आपका पहला ही होगा। 22 का भी आंसर पहला होगा। तो प्रतिभाशाली बच्चे जो ना दूसरों के साथ कभी भी नहीं झगड़ते, फर्स्ट वाला ऑप्शन। के बाद चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा यहाँ पे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा उपलब्ध, यानी कि इनको शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कहां पर कराई जानी चाहिए। पहला होगा विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, है ना। लेकिन जब से समावेशी शिक्षा आई है तो आप लोग जाने हैं कि सब बच्चों को एक साथ शिक्षा पढ़ानी है, आपको एक साथ शिक्षा देनी है। लेकिन हम लोग पद्धति थोड़ी चेंज कर सकते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री का यूज कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाना आपको एक ही कक्षा में है। इसका आंसर डी नंबर होगा। ठीक, इसके बाद चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है हमारे यहाँ पे कि आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए प्रति सचेत होना चाहिए। बनाने के लिए प्रति सचेत होना चाहिए। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देना। अच्छा कि तुम बुद्धिमान हो या आप औसत हो तो उनको उपाधि दे दो, उनको डिवाइड हो जाएंगे फिर तो वो, ये तो गलत बात है ना, गलत आपका। दूसरा रहेगा आपका शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। ओके, फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का यूज करना। इसका आंसर आपका बी ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें शैक्षिक और शैक्षिक दोनों का यूज किया गया है। बिल्कुल चौबे जी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। डिसलेक्सिया यानी कि पठन विकार से संबंधित होता है। डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित। के बाद चलते हैं कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका जो है वो कैसी होनी चाहिए। भाई बच्चा सीख रहा है, अब बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की जो भूमिका होनी चाहिए डियर, वो कैसी होनी चाहिए। जिन लोगों को पेपर मिल गया वही लोग रो रहे हैं। यही समय रहेगा क्लास का 12:30 बजे, 12:30 बजे रहेगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मैंने ये देखा है काफी बच्चे, मतलब ये पेपर काफी फैल गया था, तो इसका मेन उद्देश्य यही था कि भाई शिक्षक भर्ती जल्दी से ना आए और जो है ना पेपर क्लियर लीक हो जाए। तो ये चीजें हैं, क्योंकि पेपर तो भाई हर साल लीक होते हैं, सब कुछ लीक होता है, या थोड़ी ना कि भी आप रिजेक्ट कर दोगे, ये होगा। लेकिन जितना कहेंगे वही बात है। अब जो हुआ सो हुआ, पिछली बातों पर मट्टी डालो। अब नए क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। 26 का आंसर होगा अग्रोन्मुखी। अग्रोन्मुखी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि विकास कभी ना होने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों यहां पर कभी ना समाप्त, यहां पर समाप्त लिखा हुआ था कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। किससे संबंधित रहेगा आपका। अच्छा, किससे संबंधित रहेगा आपका। भाई निरंतरता का सिद्धांत ये कहता है कि विकास कभी भी समाप्त नहीं होता, विकास कभी भी समाप्त नहीं होता। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, प्रश्न संख्या रहेगा आपका यहां पर 28 नंबर। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया। दोस्तों पावलाव की बात करेंगे तो पावलाव, तो ये किससे संबंधित है। भाई पावलाव तो संबंधित नहीं होंगे ना, ये क्लासिकल का सिद्धांत दिया था पावलाव ने, तो गलत पहला वाला। जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक का, ये भी गलत आपका। वाइगोस्की किससे संबंधित है,
सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। लेकिन गेस्टाल्टवादी कौन है भाई? कोहलर, कोहलर, कोफा, वर्दीमर। तो क्या मैं इसका आंसर डी नंबर लगा दूं? लगा दो सर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? यहां पर सक्रिय की बात की जा रही है, ठीक है। सुपर्ब, सुपर्ब। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सीटेट की पूरी तैयारी आपकी इसी पर होगी, और दूसरे वाले चैनल पर जो है, जो मेन चैनल है, उस पर यूपी टेट की और शिक्षक भर्ती की तैयारी होगी। इस पर केवल सीटेट रहेगा, ठीक है। हाँ जी, चलो 29 नंबर प्रश्न आपका, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो होता है, नहीं नहीं आप पूर्व बाल्यावस्था बता, देखो इसमें क्या सक्रिय की बात कर रहे हैं, सक्रिय सदस्य बन जाता है इसमें। बी नंबर गलत है आपका, डी नंबर लगा दो आंख मीच कर। 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है? बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान। सब बच्चे जानते हैं कि सर ये तो प्याजे महोदय जो हैं इन्होंने की थी, इसमें तो ज्यादा एफर्ट लगाने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। हाँ जी वंदू जी, तभी तो बच्चे इस पर कम हैं। इस पर क्या है ना, देखो मनोज एकेडमी है एक, तो वो आपका मेन चैनल है, लेकिन ये आपका होगा मनोज एकेडमी 2.0। अभी पता नहीं लगा ना आपको, लोगो वगैरह वैसे ही है ना 2.0। तो ये आपका केवल और केवल सीटेट के लिए है दोस्तों। हम लोगों ने उस पर क्लास क्यों नहीं की सीटेट की, पता है? देखो सीटेट की क्लास हम लोग उस पर इसलिए नहीं कर रहे हैं, तो वो मिक्स हो जाएगा, मतलब पता नहीं लगेगा कब यूपी टेट की होगी कब सीटेट की। तो इस पर सीटेट सीटेट चलेगा आपका, ठीक है। आपको डिस्टर्ब नहीं होगा, आपको डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होगा बिल्कुल भी। तो ये तो था 2011 का पेपर, ठीक है। अभी मैं आपको कराऊंगा 2012 का पेपर, 2012 का पेपर। सीटेट 2012 जनवरी में पेपर हुआ था ये आपका, ठीक है। 29 जनवरी को पेपर हुआ था। और कैसा पेपर आया था सर, वो आप लोगों को देखना है इस प्रश्न में। चलो करते स्टार्ट। मैं थोड़ा सा गायब हो जाता हूं क्योंकि बड़े प्रश्न है इसमें, मैं थोड़ा सा गायब हो जाता हूं, बड़े प्रश्न है आपके इसमें। इस चैनल पे लाइव भी नहीं दिखता एक्चुअली, सालू आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, इसलिए नहीं दिखता। सब्सक्राइब कर लो अब, आप दिखने लगेगा। कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है, जो है 28 सही हुआ शिवांगी, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न समझिएगा अपनी स्क्रीन पर, आधा घंटा हमारे पास शेष है अभी। तो मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, गलत आपका। शारीरिक तो सबसे पहले होगा ही, पहले मनोविज्ञान थोड़ी ना जाएगा, पहले शरीर आता है भी हमारा, संवेग पहले कैसे जाएगा। अब हम लोगों को बी और सी में से सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, यानी कि आपका आंसर थर्ड वाला होगा, बी भी ऑप्शन आपका गलत रहेगा। 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? दोस्तों बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है दोस्तों। अभी पिछले वाले सेशन में मैंने आपको बताया था कि विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो पहला तो ऑप्शन गलत है यहां पर, इसका तो कोई रपड़ा ही नहीं है। दूसरा देखिएगा, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, भैया संबंधित होती हैं। विकास की सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है, तो रेखीय हमेशा नहीं हो सकता आपका। तो 2 नंबर का आंसर तीसरा हो जाता है कि विकास की दर जो है समान बिल्कुल नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? चाहे एक माता के पुत्र पैदा हुए हो या पुत्री पैदा हुई हो, एक साथ जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनमें से एक बच्चा जो है वो पहले जल्दी से पैर चलना सीख जाता है, लेकिन दूसरा थोड़ा लेट सीखता है, ठीक है। या मैं कह सकता हूं एक ही समय पर 2 संतानें पैदा हुई हों, तो वो भी डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो विकास जो होता है, विकास की दर समान नहीं होती, बिल्कुल सही आंसर आपका। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्यों? ऐसा क्यों रहेगा? उपासना, शाबाश। ऐसा क्यों रहेगा? इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। दूसरा पढ़िएगा, दूसरा सही है कि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। सही बात है दोस्तों, यह बिल्कुल बात सही है। इसके बाद चलते हैं, मानव व्यक्तित्व का परिणाम है।
मानव व्यक्तित्व का परिणाम है केवल वातावरण का, केवल आनुवंशिकता का। देखो पहला और दूसरे में लिखा हुआ केवल केवल, तो पहले को और दूसरे को तो कर देंगे गलत। तीसरा पालन पोषण शिक्षा का आनुवंशिक और वातावरण की अंतर्क्रिया, वाह ये आपका सबसे ज्यादा है, आपका तीसरा वाला भी ऑप्शन गलत हो जाता है। डी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना। गुड। पवन बहुत अच्छे, और देववती, नीसू सागर, सब्सक्राइब कर लो सभी साथी। 5 का पहला ऑप्शन बता दिए हैं, सही बताएं आप लोगों ने, पहला भी ऑप्शन सही रहेगा। इसके पश्चात चलते हैं, देखो ये वाले सेशन जो है ना आपको बाद में भी मिलेंगे और आपको बिल्कुल नया सेट मिलेगा, प्रैक्टिस सेट। तो छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या होता है बताइएगा, पढ़िए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। इससे क्या होता है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। ओके, सही लग रहा है भाई। दूसरा देखिएगा शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें, गलत रहेगा आपका। बाकी ऑप्शन तो गलत ही है, आपका पहला ऑप्शन रहेगा वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। ठीक है, सामाजिक कौशल सीख सके। इसके बाद चलते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था, जिसको संवेदी प्रेरक अवस्था की श्रेणी में रखते हैं, ये किसके साथ संबंधित है। विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। ओके, दूसरा होगा सामाजिक मुद्दों से सरोकार, भाई अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। भाई आपका थर्ड वाला ऑप्शन रहेगा संवेदी गामक अवस्था जो है किसको कहा जाता है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था को संवेदी गामक अवस्था की श्रेणी में लेकर आते हैं, संवेदी पेशी अवस्था भी कह सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चलो आगे चले। चलो दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है हमारा यहाँ पर कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। अच्छा, कोहलबर्ग का प्रश्न भी आपका प्रश्न पूछा जाता है, कोहलबर्ग के बारे में बात कीजिए जल्दी से। एट नंबर प्रश्न आपका, प्रश्न संख्या आपका होगा यहां पर 8 नंबर, और 8 नंबर का आंसर होगा आपका पहला, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा, निम्नलिखित में कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। निम्नलिखित में कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, तो ये प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं होगी, है ना। दूसरा ऑप्शन देखिएगा आपका यहाँ पर क्या बोलता है, समय सारणी और बैठाने की व्यवस्था में लचीलापन। दोस्तों ये सही लग रहा है मुझे, लेकिन तीसरा पढ़ लेते हैं, केवल केवल तो लिखा हुआ गलत है आपका, इसका आंसर होगा बी नंबर आपका, कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डैश से प्रभावित है। बताइए दोस्तों, कोई से क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं आ रही, मतलब बोर फील तो नहीं हो रहा है। एक्चुअली क्या है ना, आप लोगों ने यूपी टेट की तैयारी की है तो उसमें थोड़े छोटे क्वेश्चन थे, इसमें आपके बड़े क्वेश्चन है पेडागोजी लेवल। ठीक है, अगर आपको लगे कहीं पर हाँ ऐसा हो रहा है तो थोड़ा सा अपने मन को समझा लेना, सारी चीजें आपकी सही हो जाएंगी। ठीक है, आंसर होगा गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित। ठीक है, चलो अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, प्रश्न संख्या कहता है आपकी स्क्रीन पर 11 नंबर की वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपका, प्रश्न संख्या 11, सामाजिक, वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक पर फोकस करते हैं। ठीक है, कहां चले गए भाई, 10-11 बच्चे तो गायब हो गए क्लास से। सी टेट नहीं पढ़ना है, पढ़ना तो जरूर है आपको सी टेट, ऐसी बात तो नहीं है, यूपी टेट से पहले तो पढ़ने पड़ेगा। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, तो ये दर्शाता है लैंगिक पूर्वाग्रह, है ना,
लैंगिक पूर्वाग्रह दर्शा रहा उसको। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? बिल्कुल बिंदु वंदु जी। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। पहला तो गलत रहेगा आपका। एक समान गति पर बल नहीं दे सकते, कठोर अनुशासन नहीं कर सकते। तीसरा बचा, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, है ना। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 14 नंबर, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? बताएंगे आप लोग। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? बताइएगा, आराम से कीजिए, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं ना, तो पढ़ने में भी समय लगता है, समझने में भी समय लगता है। थर्ड वाला ऑप्शन, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। के बाद चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। देखो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की अगर मैं बात करूंगा तो सत्य असत्य वाला 15 का पहला वाला, सत्य और असत्य जो है वो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। बाकी आपके उसमें आपको थ्योरी लिखने की आवश्यकता पड़ेगी, बाकी ऑप्शन देखेंगे तो। ठीक है, चलो 16, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रश्न संख्या 16। समझ में ना आ रहा आपको सिलेबस? वंदु आप क्लास में बने रहो, मैं आपको सिलेबस समझा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। फर्स्ट टाइम जो दे रहे हैं एग्जाम, परेशान ना हो जाएगा आराम से। 16 नंबर का आंसर होगा, कक्षा से विविधता का उत्सव मनाती है, ठीक है, विविधता का उत्सव वो मना रही है। 16 का पहला ऑप्शन गलत रहेगा। वही तथ्यों की शिक्षा यानी कि मातृरोपण से संबंधित है। भाई एक बात बताओ, विविधता का उत्सव इसलिए मनाती है ये, पता है आप लोगों का ध्यान, मुझे लग रहा है कि अब ध्यान आपका कक्षा में है नहीं, कहीं और ध्यान चल रहा है। कुछ भी कमेंट पर फोकस ज्यादा मत करो। देखो मैं आपको बता दूं, समावेशी कक्षा में होते हैं बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी भाषा अलग हो सकती है, उनका पहनावा अलग हो सकता है, उनके माता पिता का बैकग्राउंड अलग हो सकता है। तो कहने का मतलब विविध हो रहे हैं यहाँ पर, है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 नंबर। छोटे क्वेश्चन पर हम लोग आ जाया करेंगे। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है, क्या हो सकता है भैया? पहला होगा अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, नहीं, अग्र शिक्षण की तकनीक नहीं अपनानी आपको। दूसरा होगा परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, गलत। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, बिल्कुल सही बात है, रटना तो बिल्कुल ही गलत हो जाता आपका। तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, ये आप ऑप्शन आपका सबसे ज्यादा बेस्ट हो जाता है जी, बिल्कुल। नेक्स्ट चलिएगा 18 नंबर। लो फिर से गायब होना पड़ेगा। कि जब एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप एक टीचर हैं, आप लोग बताइए आप क्या करेंगे? बताइए आप लोग क्या करेंगे? सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करेंगे। प्रवेश परीक्षा नहीं लेंगे। प्रवेश परीक्षा तो दोस्तों आरटीई एक्ट 2009 जब से लगा है, मना कर दिया गया, कोई भी प्रवेश परीक्षा नहीं ली जाएगी, कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, 25,000 रुपए का जुर्माना भरना। गलत पहला ऑप्शन आपका। तो बाकी ऑप्शन सारे गलत हैं आपके, केवल और केवल पहला ऑप्शन रहेगा, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ आपको चर्चा कर लेनी चाहिए। जब बच्चा फेल होता है तो उसका तात्पर्य, कुछ लोग कहते हैं दोस्तों इसमें बच्चे ने ठीक से नहीं पढ़ा। भाई ऐसा कुछ नहीं है, जब बच्चा फेल हो रहा है ना उसका मतलब व्यवस्था फेल हो रही है। बच्चा फेल हो रहा है तो व्यवस्था फेल हो रही है। यहां पर क्या हो रही है? व्यवस्था फेल हो रही है। 20 नंबर, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति, सबसे प्रभावी पद्धति चलेगा। बीज की वृद्धि की चित्र दिखाना, अच्छा, विस्तृत व्याख्या करना, तीसरा ऑप्शन रहेगा आपके यहां पर।
कि विद्यार्थी द्वारा पौधों के बीज बोना, उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना और श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। दोस्तों 20 का आंसर आपका यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सबसे ज्यादा बेस्ट है। विद्यार्थी द्वारा पौधों के बीज बोना, उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो इस बात का संकेत है कि, किस बात का संकेत है? ट्वेंटी 21 नंबर। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। दोस्तों 9 प्रश्न और हैं, थोड़ा फास्ट कराऊंगा। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? आध्यात्मिक, व्यावसायिक, अनुभविक, भावात्मक। सीखने का क्षेत्र बताइएगा। आध्यात्मिक गलत, व्यवसाय गलत, और बताइएगा बी लगाएं या सी लगाएं। मैं आपके कमेंट देखता हूं थोड़े से आप लोगों के। तो 22 में आप लोगों ने भावात्मक सही लगाया और बिल्कुल सही आंसर आपका डी नंबर ही होगा। एग्जैक्ट आंसर आपका डी नंबर है। कुछ बच्चे इसका आंसर सी की तरफ लगाएंगे, उनके दिमाग में ये आएगा कि सर बालक जो ना भावात्मक रूप से सीखता है। दोस्तों भावात्मक में जो होंगे यानी कि अनुभव के द्वारा सीखता है, सॉरी कुछ बच्चे कहेंगे कि अनुभव के द्वारा बालक सीखता है। दोस्तों इसमें कहा सीखने का क्षेत्र जो है वो भावात्मक होता है, अनुभविक तो होगा नहीं। 3 क्षेत्र होते हैं दोस्तों, एक आपका क्रियात्मक, भावात्मक और आपका संज्ञानात्मक। चलिएगा इसका आंसर अनुभविक बिल्कुल भी नहीं होगा, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर क्या कहता है? इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? बताइएगा कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्रश्न संख्या आपका रहेगा यहाँ पे 23 नंबर। तो अगर मैं कहूं, देखो अगर हमारे सामने कोई भी समस्या उत्पन्न हो रही है, ठीक है, कुछ भी चीजें हैं हमारे सामने, तो पहले जो हम लोगों को जागरूक होना चाहिए उसके प्रति। तो समस्या के प्रति जागरूकता आप लोग आंसर लगाइएगा और डी नंबर ही हमारा सही हो जाता है। इसके बाद चलते हैं कि प्राय विद्यार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती हैं, यानी कि यहां पर खाली स्थान आएगा, डैश की ओर संकेत करती हैं, यानी कि वो कैसे सीखते हैं? 24 नंबर सिंपल ही है आपका। आगे चलते हैं कि जब बच्चे की दादी उसकी मां की गोद से उसको लेती है तो बच्चा रोने लगता है, किसके कारण बच्चा रोता है? बताइए। अजनबी दुश्चिंता होती है उसको, ओके। दूसरा होगा वियोग दुश्चिंता, सामाजिक और संवेगात्मक। दोस्तों अगर हम लोग इसमें कहें 25 नंबर में कि सर डी नंबर लगा दें तो कैसा लगेगा कि संवेगात्मक दुश्चिंता हो रही है कि नहीं हो रही है? क्योंकि अजनबी वहां पर नहीं होगा। अजनबी क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी दादी है, तो उसकी दादी अजनबी नहीं है, उसकी दादी अजनबी नहीं है। संवेगात्मक दुश्चिंता इसका आंसर हो जाता है। एक शिक्षिका पाठ्य पुस्तक या पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है, अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पनाओं को सीखते हैं। तो ये उपागम जो है वो डैश पर आधारित रहेगा, ठीक है। किस पर आधारित रहेगा वो भी आपको देखना है। 26 नंबर आंसर होगा आपका ज्ञान के निर्माण में। अभी हमारे पास 4 प्रश्न बने हैं, जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं। क्यों वेदिका, सुरेंद्र, आयुष सब्सक्राइब कर लो जो पहली बार आए हैं। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि क्या शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। गाइस मुझे तो पहला वाला ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन दूसरे की बात करते हैं अब हम लोग कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के हमेशा नहीं, अप्रासंगिक। पहला ही ऑप्शन सही है। ओके। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं अथवा मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के डैश के बारे में चिंतित है। अब किसके बारे में चिंतित है? किसके बारे में चिंतित है वो? 28 नंबर में विश्वसनीयता के बारे में चिंतित है। किसके बारे में? विश्वसनीयता के बारे में चिंतित है, वैधता के बारे में चिंतित है, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने में चिंतित है, या प्रश्नों के प्रकार में चिंतित है। देखो ये सारी चीजें आपकी आनी चाहिए वैसे पेपर में, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग लगाएंगे थर्ड वाला ऑप्शन कि भैया उसने जो है ना सारे विषय को यानी कि सारे विषय वस्तु को शामिल किया भी है इसमें या नहीं किया है। ठीक
ठीक है, क्योंकि विश्वसनीयता भी आएगी, एक तो वैधता भी आएगी, लेकिन इसका आंसर आप लोग थर्ड लगाइएगा, विषय वस्तु को शामिल करने में कि नहीं करने में, क्योंकि जो भी पेपर बनता है वो आपका ब्लूप्रिंट के माध्यम से बनाया जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक होगा? जी, कौन सा कारक होगा आपका? 29 नंबर। जी, हेमंग जी कैसे हैं? 29 नंबर का आंसर विषय वस्तु में प्रवीणता। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आज की वीडियो का, कि एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर दे नहीं देती, अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। उपागम, यह उपागम जो है डैश के सिद्धांत पर आधारित है, डैश के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों ये क्लास आपकी डेली की डेली 12:30 बजे होती है, आप लोग डेली 12:30 बजे क्लास में आया करें। और बाकी क्लास भी मैं लगाने वाला हूँ, जैसे आपके भाषा शिक्षण हो गया है ना, पर्यावरण आपका हो गया, और गणित पैडागोजी हो गई, ये क्लास भी आपकी चलने वाली है जल्दी। 31 नंबर 30 नंबर का आंसर होगा आपका सक्रिय भागीदारिता, सक्रिय भागीदारिता। तो अगर आप लोगों को अपनी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों मिलते हैं नए सेशन में। मनोज